नमस्कार दोस्तों, हमारे आरएस मेंस की इस श्रृंखला में हमने पेपर फर्स्ट का यूनिट थर्ड उठा रखा है। यूनिट थर्ड के अंतर्गत हमने मैनेजमेंट में जो कॉमर्स से रिलेटेड पार्ट था उसको करना स्टार्ट किया था। तो उसमें जो खंड ब है उसके हमने जो जो रिलेटेड पार्ट्स थे कॉमर्स से वो हमने कर लिए थे। खंड सह जो इसका है, पार्ट सी जो है इसका, यूनिट थर्ड का लेखांकन एवं अंकेशन, इसमें हमने वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें कर ली थी। अब हम इसमें देख लेंगे लेखांकन की जो ये दोहरा लेखा प्रणाली है, डबल एंट्री सिस्टम नया हमारा जुड़ा है, इसको भी अभी हम कर लेंगे। और इसी के साथ साथ निष्पादन बजट और शून्य आधारित बजट जो है यह भी आज हम अभी निपटा लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसके बाद के जो बचे टॉपिक्स हैं उनको कर लेंगे। तो हम देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझ लो। देखिए, शब्दों को पकड़ो, ऑटोमेटिक डेफिनेशन हमें आ जाएगी। दोहरा मतलब दो बार, लेखा मतलब लिखना, ठीक है। और ये लिखना किससे रिलेटेड है? आपके व्यावसायिक लेन देनों से रिलेटेड है, व्यावसायिक लेन देन से रिलेटेड है। क्लियर? और प्रणाली एक सिस्टम है ये आपकी भैया। अब देखो डेफिनेशन, बेसिकली जो हम ये पार्ट देख रहे हैं इसमें जैसे कि मेरा कोई बिजनेस है और हमने दुकान खोली थी हलवाई की। अब हलवाई की दुकान में मेरे को कोई जो भी सेल्स हो रही है, परचेज हो रही है, सामान आ रहा है, जा रहा है, इसको मैं एक सिंपल एक पेपर में मेंटेन करके रखता हूँ। यदि इसको मैं एक वैज्ञानिक ढंग से, ठीक है, यदि मैं मेंटेन करूँगा तो वह प्रणाली कौन सी कहलाएगी? डबल एंट्री सिस्टम कहलाएगी। क्लियर? अब इसमें क्या होगा, बेसिकली इसको डबल एंट्री सिस्टम कहते ही इसलिए हैं कि कोई भी आपका लेन देन है उसको दो जगह आपको एंट्री करनी पड़ती है, दो बुक्स में एंट्री करनी पड़ती है। जैसे सपोज करो मैंने आपको समोसा बेचा, ठीक है, तो खरीदने वाले कौन हो गए? आप हो गए। बेचने वाला कौन हो गया? मैं हो गया। तो मुझे एक तो जिसने खरीदा है, मतलब जो मैंने सेल किया है, उस बुक में एंट्री करनी पड़ेगी, और एक जो मेरे पास पैसा आया है कैश बुक में एंट्री करनी पड़ेगी। तो दो बुक्स में मेरी एंट्री हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। अब इससे हम डेफिनेशन बनाना है। क्या डेफिनेशन बनेगी साहब इसकी? व्यापारिक लेन देनों को लिखने की एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा प्रत्येक लेन देन को दो खातों में लिखा जाता है। पहला कीवर्ड वैज्ञानिक पद्धति है, दूसरा लेन देन, प्रत्येक लेन देन को दो खातों में लिखा जाता है। यही साहब इसकी डेफिनेशन है। क्लियर? 2 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती है कि डबल एंट्री सिस्टम से क्या आशय है, तो उसमें आप सीधे सीधे लिख देना। क्या लिखेंगे? व्यापारिक लेन देनों को लिखने का एक वैज्ञानिक ढंग जिसके द्वारा प्रत्येक लेन देनों को दो खातों में लेखा किया जाता है। एक उस खाते में इतना ही लिखना आप, तो ठीक है ना। कॉमर्स के हमारे में आगे अगर आपको बताऊंगा कि एक उस खाते में एंट्री करो, एक इस खाते में एंट्री करो, तो डेफिनेशन भी आपकी बड़ी हो जाएगी और थोड़ी क्लिष्ट हो जाएगी। अभी तो आप इतना ही डेफिनेशन हमें लिखनी है। हमें कितनी डेफिनेशन पार्ट का लिखना है इसका? आपको लिखना है कि व्यापारिक लेन देनों को लिखने का वैज्ञानिक ढंग जिसके द्वारा प्रत्येक लेन देनों को दो खातों में लिखा जाता है, ये दो खातों में दर्ज किया जाता है। इतना ही हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है, पर्याप्त है। अब वैसे आगे अगर आप जोड़ना चाहो, मन में आपका बोल दिया तो शंका तो होगी कि एक खाता पाने वाला और एक हो जाएगा आपका खाता देने वाला, ठीक है। डेफिनेशन में जो पार्ट मैं बीच में बोल के रुक गया था उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। पाने वाला
और देने वाला। अब देखो आपने अपनी बैंक की पासबुक वगैरह देखी होंगी, तो उसमें आपने देखा है डेबिट और क्रेडिट करके लिखा हुआ होता है, DR और CR करके लिखा होता है, डेबिट और क्रेडिट करके लिखा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो पाने वाला होता है उसको तो हम बोलते हैं डेबिट, मतलब डेबिट कर देते हैं, और देने वाले को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर? अभी इसको इतना ही समझो, इसके आगे के जब हम भेद और देखेंगे तो आपकी बाकी चीज़ें भी क्लियर होती चली जाएंगी। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में ही अगर हमसे ये पूछ लिया जाए डबल एंट्री सिस्टम के लाभ, डबल एंट्री सिस्टम की विशेषताएं, ये भी हम देख लेते हैं एक बार। आपको कुछ नहीं पता कॉमर्स के बारे में, फिर भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो डबल एंट्री सिस्टम है इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं, है? पहली विशेषता तो इसमें देखो आपके दिमाग में आनी चाहिए, शब्द से पकड़ में आ जाएगी, कि ये 2 पक्षों का लेन देन है। क्या ये इसकी विशेषता है ना? अगर 2 पक्षों का लेन देन नहीं हो रहा होगा तो क्या हम इसको डबल एंट्री सिस्टम बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे। तो क्या हो गया साहब, 2 पक्षों का लेन देन हो गया। दूसरा, मैंने आपको डेफिनेशन में एक वर्ड लिखाया था वैज्ञानिक, तो बेसिकली ये पूर्ण एक वैज्ञानिक पद्धति भी है। वैज्ञानिक पद्धति हम इसको क्यों कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धति हम इसलिए कहते हैं कि बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है, मन मर्जी से नहीं। जिस रूल्स के अकॉर्डिंग मैं एंट्री कर रहा हूँ उसी रूल्स के अकॉर्डिंग आप भी एंट्री कर रहे होंगे, तो समानता आपको मिल जाएगी। तो ये क्या है साहब, दूसरा पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है। तीसरी विशेषता, डेफिनेशन को पकड़ो, आपको सबको ध्यान में आ जाएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पढ़ते जाओ, तीसरा भी आ जाएगा। पहला, 2 पक्षों के बीच में लेन देन हुआ, पूर्व वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है। और यह जो पद्धति है डबल एंट्री सिस्टम, इसको दोस्तों वैधानिक मान्यता भी प्राप्त है, वैधानिक मान्यता भी प्राप्त है। 2 पक्षों का लेन देन है ना, और इसको आप ये अगला भी लिख सकते हो, 2 खातों में लेखा। 2 पक्ष होने चाहिए लेन देन करने के लिए, और 2 ही खाते होने चाहिए जिसमें आप लिखेंगे। क्लियर? 4 हमने कर ली, एक और बना लो आप, एक और आप बना सकते हो। जैसे कहीं भी समझ में नहीं आए तो आप क्या लिख देना, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति जानने हेतु। ये सब जगह चलता है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति जानने हेतु कुछ भी कर लो आप, बैलेंस शीट बना लो, P&L बना लो, वित्तीय विवरण का विश्लेषण बना लो, अंकेशन कर लो, लेखांकन कर लो। ये पॉइंट आप लिख देना, बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका। ये सार्वभौमिक पॉइंट है इसके लिए, ठीक है ना। 5 ही कर लो बेसिकली, इसमें एक विशेषता है और आप लिख सकते हैं 6 कर लो इसको, कि एक भूल जाओ तो। देखो बेसिकली क्या होता है, हम जो ये लेन देन करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने समोसे बेचे, ठीक है, तो एक तो मैंने देखा कि मेरा सेल्स की बुक होती है, एक मेरी कैश की बुक होती है, खाते की जो बुक्स होती है, अब तो ये सब कंप्यूटर में होती हैं, एक मेरी स्टॉक की बुक होगी, क्या स्टॉक की बुक होगी, जैसे आलू लेके आया, तेल लेके आया, तो उसका हिसाब किताब मेरा इसमें रहेगा। क्लियर? अब देखो इसका एक लाभ और होता है क्या, कि इसमें ना जो त्रुटियां होती हैं वो पकड़ में आ जाती हैं, कि आदमी कहाँ तक चीज़ों को ठीक करेगा। सपोज करो मैंने कैश में कोई झोल झाल कर दिया, ठीक है, तो मुझे मालूम पड़ेगा ये स्टॉक तो इतना है और कैश इतना बोल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस है। या फिर आगे मुझे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, कि मेरा पैसा तो इतना लगा है और ये घाटा इतना दिखा, मतलब लाभ कम दिखा रहा है, तो भैया कहाँ पर गलती हुई है चेक करो। इसी तरीके से बैलेंस शीट होती है जहाँ पर हमारे दायित्व और हमारी संपत्ति उसके बारे में होता है। तो यहाँ भी हमें मालूम पड़ जाएगा यार संपत्ति तो इतनी दिख रही है और यहाँ ज़्यादा दिख रही है, कहीं ना कहीं इसका मतलब झोल झाल हुआ है। तो इसके माध्यम से क्या है, हमें त्रुटियां भी पकड़ में आ जाती हैं हमारे व्यावसायिक लेन देनों के अंतर्गत, ठीक है। अब विशेषताओं के आगे बढ़ते हैं, अब इसी के साथ लाभ भी देख लेते हैं। इन्हीं विशेषताओं से आप लाभ भी आसानी से निकाल सकते हो। क्या है कि रटना नहीं है, रटोगे तो एग्जाम में
जब कहते हैं ना उल्टी कराए, तो उस समय उल्टी निकलती नहीं है। अगर आपने समझ के करके आओगे तो आपका आंसर भी क्या रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा। लाभ देख लें, एक बिंदु आप लिख सकते हैं त्रुटि, त्रुटि की रोकथाम हेतु, ठीक है, या त्रुटि की रोकथाम या जांच हेतु, ठीक है। दूसरा और क्या लाभ हो सकता है, मैं क्यों बनाऊंगा, एक तो वर्गीकरण हमने देखा था ना, खातों का वर्गीकरण होने से प्रत्येक व्यवसाय के लेन देनों के बारे में हमें भावी कोई योजना बनानी है तो उसमें हमें लाभ मिलता है। भावी योजना बनाने में हमें लाभ मिलेगा। तीसरा साहब हमें और क्या लाभ हो सकता है, सोचो। त्रुटि रोक ली हमने, इन खातों से हमने जो एंट्री करी है उनसे जांच भी हो गई हमारी कोई भावी योजना हमें बनानी है तो उसमें भी हमें ध्यान में आ गया। और सबसे अच्छी बात है कि भैया लाभ और हानि का पता हो जाएगा, हमें कितना लाभ हुआ कितनी हानि हुई। तो ये भी आप लिख लो, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। और सोचो साहब, सोचो, रटाना नहीं है आपको। त्रुटि की रोकथाम, जांच हो गई, भावी योजना, P&L हो गया, और अरे मैंने कैश अकाउंट बनाया, मैंने सेल्स का अकाउंट बनाया, मैंने परचेज का अकाउंट बनाया, तो मेरा क्या हो जाएगा, तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे करना, याद करने में क्या आसानी होगी, तुलनात्मक अध्ययन कर पाओगे आप। दूसरा, भावी योजनाओं के लिए आप रणनीति बना पाओगे। चौथा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में आप अपनी वित्तीय लेन देनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाओगे, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ठीक है। और क्या हो सकता है साहब, त्रुटि तो है ही, त्रुटि तो यह मानवीय भूल हो गई, ठीक है, कि गलती से मेरे से कोई एंट्री रह गई, आपने मुझे पैसा दिया 100 रुपये, लेकिन मैं लिखने में चूक कर गया, या 100 की जगह मैंने 1000 रुपये दर्ज कर दिया मेरी किताबों में या लेखों में, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि भैया 1000 रुपये कर दिया, पैसे तो 900 रुपये कम आ रहे हैं। तब पकड़ में आ जाएगा कि विकास जी आपने 1000 रुपये लिख दिए 100 रुपये की वजह से। लेकिन एक और तरीका है, जालसाजी के लिए भी तो मालूम पड़ जाएगा, अगर मैंने जालसाजी कर दी तो भी व्यवसाय में मैं पकड़ में आ जाऊंगा। तो जालसाजी का रोकथाम या जांच, ये आप लाभ ध्यान कर लो। तो हमारे 5 लाभ कौन कौन से हो गए साहब। पहला लाभ हो गया इसका, त्रुटि की रोकथाम और जांच, तुलनात्मक अध्ययन, भावी योजना, लाभ एवं हानि के बारे में पता करना, जालसाजी रोकथाम या जालसाजी की जांच करना। क्लियर। और एक और लिख लो, छठा, इन खातों के माध्यम से हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में भी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, आर्थिक स्थिति की जानकारी। ये हमने विशेषताओं में भी लिखा था, ठीक है, आर्थिक स्थिति की जानकारी। तो ये तो क्या हो गए साहब, हमारे लाभ हो गए। हानि भी होती होंगी सर, बिल्कुल होती हैं, बगल में हानि लिख देते हैं। देखो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जैसे कि सपोज करो मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, मेरी समोसे की दुकान है और खूब बढ़िया चलती है, इतनी बढ़िया चलती है कि डेली के मैं 3-4 हज़ार समोसे तो यूँ ही बेच देता हूँ। लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई कितनी है, 4वीं-5वीं तक भी पढ़ा हूँ। तो क्या होगा, मैं एज इंडिविजुअल इनिशियली तो उसको समझ नहीं पाऊंगा भैया, किस एंट्री सिस्टम को, डबल एंट्री सिस्टम को। हाँ ये जरूर है कि इतने पैसे कमा रहा हूँ कि सीए को रख लूँ अपने पास नौकरी पे कि भाई कर, लेकिन सीए भी जो समझाएगा तो सरल भाषा में तो मुझे बता पाएगा, देखो साहब इतना हानि इतना लाभ, बाकी इसमें तो मुझे समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसमें क्या बोल सकता हूँ मैं कि थोड़ी सी जटिल हो जाती है, किसके लिए, यह जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये क्या जो छोटे व्यवसायी होते हैं और अशिक्षित व्यवसायी होते हैं उनको इसको समझने में दिक्कत आती है। छोटे और अशिक्षित जो व्यवसाय होते हैं उनके लिए दिक्कत क्रिएट करती है अपने व्यावसायिक लेन देनों को समझने में। क्लियर। दूसरी बात, अब भैया मैं तो भैया खूब समोसे बेच रहा हूँ तो मैंने तो सीए को रख लिया अपने पास, लेकिन क्या हर कोई व्यापारी रख सकता है क्या, नहीं।
तो ये क्या खर्चीली भी होती है। आज के समय में तो बिना कंप्यूटर के आप डबल एंट्री सिस्टम कर ही नहीं सकते। तो क्या है ये, खर्चीली है, अधिक खर्चीली। ठीक है। और क्या साहब इसकी हानि हो सकती है? आप तो एक दुकानदार बन के सोचोगे ना तो तुरंत आपको बाकी चीज़ें भी ध्यान आ जाएंगी। एक तो हमने क्या देखा, छोटे और अशिक्षित जो व्यापारी होते हैं उनके लिए भी यह दिक्कत करती है, अनुपयुक्त रहती है, अधिक खर्चीली होती है। और दूसरी बात देखो, लाभ है तो इसे कोई ना कोई हानि भी तो हो सकते हैं। जैसे कि त्रुटि रोकना है तो भैया इसमें जालसाजी की भी तो कुछ ना कुछ इसमें गुंजाइश रहती है। दूसरी बात कई बार क्या होता है, ये जो डबल एंट्री सिस्टम है इसके माध्यम से हमें कंपनी की भ्रामक सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। कैसे? देखो, मुझे अगर बाजार में ये जितने भी स्कैंडल्स हुए थे ना, चाहे वो हर्षद मेहता का हो, चाहे विजय माल्या का हो, इन्होंने क्या किया, बैंक से जो लोन लिया या ललित मोदी का, उन्होंने कैसे ले लिया, इन्होंने जो अपनी बुक्स में एंट्री करी थी उसी में तो हेरफेर किया था। मतलब भ्रामक सूचना या भ्रामक जानकारी तो दी थी। ठीक है। और इन्हीं भ्रामक सूचनाओं के माध्यम से कई बार क्या होता है, भ्रामक निष्कर्ष पे पहुंच जाता है। क्या? भ्रामक निष्कर्ष पर आप पहुंच जाते हो। क्लियर? तो हमने क्या कौन सी हानि देख ली साहब इसकी? पहली हानि हमने देखी, छोटे और अशिक्षित व्यापारियों के लिए ये अनुपयुक्त है। ठीक है। और जबकि छोटे और आपके अशिक्षित व्यापारियों के अनुपयुक्त है, उसके पीछे कारण क्या है? ये सब खर्चीली भी है। क्लियर? अगला, भ्रामक सूचनाओं के माध्यम से भ्रामक निष्कर्ष पर आप पहुंच जाते हो। क्लियर? और कई बार क्या होता है, इतना टेक्निकल होता है कि कोई बड़ा व्यवसाय है ना, तो एक गलती ढूंढने के लिए, एक त्रुटि ढूंढने के लिए आपका श्रम और आपका पैसा भी बहुत व्यर्थ होता है। तो हम अगला क्या कर सकते हैं, ये जो त्रुटि ढूंढना भी क्या है, श्रम साध्य और खर्चीला भी होता है। खर्चीला कैसे? अजी साहब, जो काम मैं 1 घंटे में कर सकता हूँ उसको करने के लिए मुझे 4 या 5 घंटे लग जाएंगे, एक छोटी सी कोई गलत एंट्री हो गई तो। क्लियर? तो हमने इसके लाभ देख लिए, हमने इसकी हानि देख ली। लाभ में हमने देखा त्रुटियों की रोकथाम जांच कर लेता है भैया, तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है, भावी योजनाएं बना पाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब कि लाभ और हानि के बारे में ज्ञात हो जाता है, जालसाजी की रोकथाम, आर्थिक स्थिति की जानकारी में मालूम पड़ जाती है। हानि, छोटे और अशिक्षित व्यापारियों के लिए अनुपयुक्त है, अधिक खर्चीली है, भ्रामक सूचनाओं के माध्यम से भ्रामक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। और त्रुटि कैसी है? त्रुटि को ढूंढना एक श्रम साध्य और खर्चीला माध्यम है। क्लियर? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसमें बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स हैं, उनको देख लेंगे ना सिद्धांतों को, तो उसमें से एक सिद्धांत आने की भी संभावना है और संभवतः इसकी एक डेफिनेशन आ जाएगी। सिंपल सी बताओ, डबल एंट्री सिस्टम से आपका क्या आशय है? देखो, अब इसको सिंपल एक चीज़ और लेके चलो, जैसे कि मेरी साथ जो दुकान है समोसे की, समोसे, कचौरी, जलेबी, तो उसमें जो इनिशियली कोई लेन देन करूँगा तो मैं किस में लिखूँगा? एक सबसे पहले एक डायरी में तो लिखूँगा या सीधे खाता बनाने लग जाऊँगा? क्या करूँगा, बगल में रखूँगा, आप मेरे पास समोसे लेने आए कि भाई साहब 50 समोसे दे दो, मैंने कहा ले जाओ, उधार आपने दे दिए, मतलब मैंने दे दिए, तो मैं क्या कर दूँगा, सीधे लिख दूँगा, ले लो फना फना, भाई साहब को 50 समोसे उधार दिए। ठीक है ना? आपका नाम लिख लूँगा और राशि लिख लूँगा। उसी का डबल एंट्री सिस्टम करने बैठूँगा क्या? नहीं करने बैठूँगा ना। तो उसके लिए जो मैं सबसे पहले, जो कोई भी सौदा होता है ना दोस्तों, उसको हम जो प्रथम प्रारंभिक प्रविष्टि करते हैं, क्या प्रारंभिक प्रविष्टि करते हैं, वो किस में दर्ज करते हैं? रोज नाम चा। उसको क्या बोलते हैं? रोज नाम चा। मतलब रोज ही नाम को दर्ज कर लेते हैं, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो इसमें दर्ज हो जाता है। किसमें? रोज नामचा में। देखो 2 नंबर में ये आ सकता है, डेफिनेशन आ सकती है कि रोज नामचा से क्या आशय है। क्या हो गया इसका आशय? जो भी व्यापारी है उसके जो दैनिक व्यवहार हैं उनका अंकन किया जाता है। ठीक है? और अंकन भी इसकी एक शायद फॉर्मेट में होता है। कैसे? सपोज करो मेरी किताब है, आज डेट है
जैसे 18 तारीख, क्लियर। तो मैंने 18 तारीख को नोट कर लिया और फिर आप 20 तारीख को मेरे से फिर उधार लेके गए और फिर आप 25 तारीख को लेके गए। तो ऐसा नहीं है 18 के बाद मैंने 25 का अंकन कर दिया या फिर मैंने किसी और पन्ने पे अंकन कर दिया, पीछे कर दिया, आगे कर दिया, डेट वाइज नहीं किया। तो इसमें जो अंकन होता है वो क्या होता है, तिथि युक्त होता है। कैसा होता है दोस्तों, तिथि युक्त होता है। ठीक है। दूसरा क्रमानुसार होता है, गिनती अनुसार होता है कि पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। ये बेसिकली ऐसे होता है दोस्तों, यहाँ डेट होती है और यहाँ पर आपका क्रम चलता रहता है और यहाँ जो भी आपके लेन देन हुए वो दर्ज कर लिए जाते हैं क्रमानुसार। क्या है दोस्तों, हाथ ठंडे हुए पड़े, ठीक है। क्रमानुसार। तो आपने क्या देखा, तिथि युक्त होना चाहिए, क्रमानुसार क्रम में लिखा हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ मेरे दोस्तों जो आपके इसके नियम हैं रोज नामचा के, जो सिंपल हम अपनाते हैं, उन नियम के अनुसार होना चाहिए, नियमानुसार। क्लियर, इंपॉर्टेंट लगता है मुझे ये रोज नामचा। ठीक है। अब हम बेसिकली हम किस पर आ जाते हैं, इसके जो 3 सिद्धांत हैं या 3 एंट्री जो हम डबल एंट्री सिस्टम में करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। और हाँ, रोज नामचा के बाद क्या होगा साहब, जैसे मैंने किया एक रजिस्टर में आप मेरे से उधार लेके गए, कोई सामान लेके आया, वो मैं तिथि युक्त क्रमानुसार अंकन करता रहा मैं रजिस्टर में। और उसके बाद क्या करूँगा, उसको बैठ के मैंने मेरे सीए को दे दिया या मेरे यहाँ पे जो भी अकाउंटेंट था उसको दे दिया और वो क्या करेगा, मेरे 3 बुक्स में उसको छुड़ा देगा। किस में, एक तो होगी P&L, एक होगा आपका बैलेंस शीट, एक होगा आपका ट्रेड अकाउंट, व्यापार खाता, और ये हो गया आपका चिट्ठा, और ये हो गया आपका लाभ हानि खाता। 3 खाते बनाएगा। लाभ हानि खाते से तो मुझे मेरे व्यवसाय में कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, इसके बारे में मालूम पड़ जाएगा। चिट्ठा से मुझे मेरे व्यवसाय का वित्तीय विश्लेषण कर पाऊंगा या मेरे वित्तीय स्थिति ज्ञात कर पाऊंगा। और व्यापार खाता जो होगा, जिसमें जो भी मेरा ट्रांजैक्शन होगा वो इसमें दर्ज हो जाएगा और इसी के माध्यम से मैं दोनों के निष्कर्ष पर पहुंच पाऊंगा। क्लियर, ये 3 मेन खाते बनेंगे। और डबल एंट्री सिस्टम जो होती है दोस्तों, उसके सिद्धांत में भी 3 पर्टिकुलर्स आते हैं। ठीक है। 3 पर्टिकुलर से मेरा क्या तात्पर्य है कि 3 प्रकार के खातों के हम भेद करते हैं और ये 3 खाते कौन से हो गए, डबल एंट्री सिस्टम करने के लिए ये अलग था, P&L, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट देखा था, ये अलग था। डबल एंट्री सिस्टम के 3 प्रकार के खाते होते हैं जिसमें हम एंट्री करते हैं। एक तो होता है मेरे प्यारे दोस्तों व्यक्तिगत खाता। यहाँ पर जो व्यक्तिगत है ये केवल जीवित मनुष्य से राष्ट्रीय नहीं है। हमारे लॉ का जो पार्ट है, लॉ में आप जानते हैं व्यक्तिगत जो एक टॉपिक दे रखा है, व्यक्तिगत से मतलब जीवित मनुष्य नहीं, व्यक्तिगत का मतलब साहब कोई कंपनी है, कोई निगम है, वह भी सब इसी के अंतर्गत आते हैं। मैं कोई अकाउंट्स बनाऊंगा, सपोज करो रिलायंस हो गया, विकास हो गया, मनमीत हो गया, सुधा हो गई, कोई सा भी हो गया, तो अगर कोई कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, वो भी किस में आएगा, व्यक्तिगत खातों में आएगा। इसी को हम बोलते हैं अंग्रेजी में पर्सनल अकाउंट। ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है आपका साहब रियल अकाउंट। ठीक है। दूसरा हो गया आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट से क्या तात्पर्य साहब मेरा, रियल अकाउंट से तात्पर्य है वास्तविक खाते, ऐसे खाते जिसमें व्यापार से संबंधित जैसे कि कैश हो गया, परचेज हो गया, ये सारे आपके रियल अकाउंट में आते हैं। इसी को हम कहते हैं हिंदी में वास्तविक खाते। एक तो होगा आपका व्यक्तिगत, वास्तविक, और एक और होता है साहब हमारा खाता जिसको हम दोस्तों बोलते हैं अवास्तविक खाता। वास्तविक, अवास्तविक और रियल, और इसको बोलेंगे नॉमिनल।
ये हो गया साहब आपका अवास्तविक। तो हमने 3 खाते देखे जिसमें हम एंट्री करेंगे। एक तो हो गया साहब व्यक्तिगत खाता, दूसरा हो गया आपका वास्तविक खाता, तीसरा हो गया आपका अवास्तविक खाता। अंग्रेजी में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पूछे जा सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में खातों के भेद के प्रकार बताइए, तो तीनों लिख देना, आपके 2 में से 2 नंबर पूरे आ जाएंगे। 5 नंबर में आ जाए तो क्या करना, इसको आगे एलोब्रेट कर देंगे। कैसे? व्यक्तिगत खाते के बारे में मैंने आपसे क्या बोला था, ऐसे खाते जिसके अंतर्गत व्यक्तियों, फर्मों, संस्थाओं, कंपनी के अकाउंटों के बारे में लेखों को दर्ज किया जाता है। क्लियर? ये आपका व्यक्तिगत हो गया। वास्तविक खाता क्या हो गया आपका, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में व्यापार की संपत्तियों से संबंधित अकाउंट होता है। क्या? व्यापार की संपत्तियों से संबंधित, व्यापार की संपत्तियों में क्या आ जाएगा आपका, कैश हो गया, कोई मशीनरी हो गई। ठीक है। अच्छा, संपत्तियों में दोस्तों आपकी व्यापार की गुडविल जो होती है वो भी आती है। अच्छा, एक और आती है क्या, पेटेंट, कॉपीराइट भी मेरी संपत्ति है क्या? बिल्कुल ऐसा। पेटेंट हो गई, कॉपीराइट हो गई, ये सभी भी क्या आती है मेरे साहब, संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। और इनका लेखांकन हम किस में करते हैं, रियल अकाउंट में करते हैं। किस में करते हैं? रियल अकाउंट में करते हैं। तो रियल अकाउंट क्या हो गया साहब, वास्तविक खातों से आशय हो गया साहब मेरा कि व्यापार की संपत्तियों से संबंधित खाते होते हैं। एग्जाम्पल, रोकड़ खाता, ये सारे बुक्स होते हैं अलग अलग, रोकड़ मशीनरी लिख देना, गुडविल, पेटेंट एटसेट्रा। ये क्या हो गया आपके वास्तविक खाते हो गए। और आपको ज़्यादा लिखना है तो एक काम और कर सकते हो, ये आपके वास्तविक खाते होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मूर्त, एक होते हैं अमूर्त। आप चिंता मत करना, ये जितना मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये इसके जो भी भेद आगे भी बता रहा हूँ, मूर्त, अमूर्त, कैश, मशीनरी, गुडविल, एग्जाम्पल, ये बेसिकली सारे आपके 11वीं 12वीं में इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही मैं आपको दे रहा हूँ। 11वीं 12वीं में आप देखेंगे तो बड़ा इसको और भी आधे पौन एक पन्ने पे सिंपल करके दे रखा है। पर फॉर द सेफर साइड इसमें वह चीज़ भी जोड़ रहा हूँ जो हमारे इनिशियली फर्स्ट ईयर बीकॉम वगैरह में आती हैं। क्लियर? तो 2 तरह के और होते हैं, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, मूर्त कौन से होते हैं, टेंजिबल, अमूर्त इंटेंजिबल। मूर्त में कौन से आ जाएंगे भैया, जिनको आप छू के देख सकते हो, मशीनरी, पैसा, ये सारे मूर्त होते हैं। अमूर्त इंटेंजिबल, जिसको आप क्या महसूस कर पाएंगे, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, इनको क्या आप देख सकते हो क्या, छू के नहीं देख सकते। तो क्या 2 प्रकार के आपके रियल अकाउंट हो गए। एक हो गया दोस्तों मूर्त और दूसरा हो गया अमूर्त, टेंजिबल और इनटेंजिबल इनको बोलते हैं। क्लियर? सिंपल। अगला आपका आ गया अवास्तविक, नॉमिनल खाता। नॉमिनल खाते में क्या होता है, इनको नाम मात्र खाते भी बोलते हैं। और बेसिकली ये वह खाते होते हैं जिनसे आपके व्यवसाय में जो आय और व्यय होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है। आय और व्यय से संबंधित खाते होते हैं। क्लियर? अवास्तविक खाते, नॉमिनल अकाउंट, जिसमें खातों में आय व्यय से संबंधित इसको हिंदी में बोलेंगे आय व्यय से संबंधित लेन देनों को दर्ज किया जाता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन ध्यान आ रहा था बार बार, आय व्यय से संबंधित लेन देनों को दर्ज किया जाता है। और जब आय व्यय से संबंधित है तो लाभ हानि भी इसी में आएंगे। लाभ हानि कैसे निकालोगे, आपका व्यय कितना हुआ, आपका आय कितना हुआ। अगर आय आपकी ज़्यादा हुई है तो लाभ हुआ है, व्यय ज़्यादा हुआ है तो हानि हुई है। तो दोनों भी आपको किसके माध्यम से मालूम पड़ेंगे, इसी नॉमिनल अकाउंट के माध्यम से आपको मालूम पड़ेंगे। अब इसमें भी एग्जाम्पल आप पूछ सकते हैं, सर इसमें भी एग्जाम्पल बता दो। नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल हो जाएंगे, जो भी आप वेतन दे रहे हो, जो भी आप मजदूरी दे रहे हो, वो आपकी किस में आ जाएगी, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगी। 2 याद कर लो, 5-10 एग्जाम्पल लिखने की आवश्यकता आपको नहीं। क्लियर? तो हमने 3 खाते देखे, खातों के भेद, एक व्यक्तिगत खाता, दूसरा वास्तविक, तीसरा अवास्तविक, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? पर्सनल अकाउंट में क्या है, पर्सनल अकाउंट में हमने देखा कि भैया ये कैसे खाते हैं, जो व्यक्तियों, फर्मों, संस्थाओं, कंपनी के अकाउंट से संबंधित खाते होते हैं इसमें। क्लियर? रियल अकाउंट में कौन से खाते होते हैं, व्यापार की संपत्तियों से संबंधित खाते होते हैं।
दो प्रकार की हमने संपत्ति देखी, मूर्त अमूर्त। छू के देख लो और जो छू के नहीं मालूम कर सको तो वो अमूर्त हो जाएंगे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। नॉमिनल अकाउंट कौन से हो गए? अवास्तविक खाते। ये वह खाते होते हैं जिसमें कंपनी के आय व्यय लाभ हानि के बारे में लेन देनों को दर्ज किया जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल, वेतन मजदूरी, और आपके ज़्यादा ही अगर खुदली चल रही हो तो किराया भी लिख लेना, और ज़्यादा खुदली चल रही हो तो ब्याज भी लिख लेना। लेकिन दो दो एग्जाम्पल याद कर लो, ठीक है? इतना बड़ा सिलेबस है, कंसाइज रखोगे तो सुख पाओगे। क्लियर? अब इसमें हम क्या होते हैं, एंट्रीज के बारे में देख लेते हैं। कुछ एंट्रीज होती हैं कि व्यक्तिगत खाते में कैसे एंट्री होगी, रियल में कैसे होगी, नॉमिनल में कैसे होगी, इसको भी एक बार देख लो। ये भी हम एक स्टेप आगे जाकर इसको समझ लेते हैं। गलती से भी आ गया तो आप बोलेंगे गुरुजी पढ़ाया तो था लेकिन काम नहीं आया। पढ़ाया भी बढ़िया था, चीज़ भी सारी बता दी थी, लेकिन काम नहीं आया था। तो वो तीन चीज़ें और हैं, उसको भी देख चलो। तीनों को पकड़े। पहला, व्यक्तिगत खाता। क्या साहब? व्यक्तिगत खाता। दूसरा आपका वास्तविक खाता। तीसरा व्यक्तिगत, वास्तविक और अवास्तविक। व्यक्तिगत आ गया आपका पर्सनल, वास्तविक मतलब रियल, और अवास्तविक हो गया आपका नॉमिनल। अनरियल मत कराना, ठीक है? नॉमिनल लिखना, ठीक है? अब देखो इसमें एंट्रीज कुछ होती हैं, किस प्रकार से कुछ एंट्रीज करने के सिद्धांत होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम की एंट्री कैसे होती है, बेसिक ही समझना केवल। चलो साहब, पर्सनल खाता। मैं पर्सनल, मैंने देखा किसी कंपनी, किसी व्यक्ति के नाम होते हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, एक होता है पाने वाला और एक होता है देने वाला। यही होता है ना व्यक्तियों में। इतना ही ध्यान रखना, पाने वाले को तो डेबिट करेंगे और देने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इतना ही आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, राम को 5,000 रुपये दिए। क्या? राम को 5,000 रुपये दिए। या यूं भी कर सकते हो, राम को 5,000 रुपये प्राप्त हुए। अच्छा तो ये लगता है, ठीक है ना, प्राप्त हुए। अब मुझे बताओ इसमें पाने वाला कौन है? राम है, ठीक है? अब क्या होता है दोस्तों, इसमें एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि जो बुक्स बनाते हैं, सपोज करो मैं मेरे दुकान की बुक्स बना रहा हूँ, तो कभी भी मैं अपने नाम से एंट्री नहीं करता। क्या? कभी भी मेरे नाम से एंट्री मैं नहीं करता। क्लियर? मैं क्या करता हूँ उसमें, जैसे अगर मुझे कैश मिला तो मैं कैश को उसमें दर्ज करूँगा। मैं आलू लाया तो भैया वो कैश में लेके आया तो कैश में दर्ज करूँगा। मैंने सेल किया, परचेज किया तो एक तरफ सेल परचेज हो जाएगा, अगर कैश में किया तो वो दर्ज करूँगा। अपना नाम उसमें व्यक्तिगत नहीं होता है। अब इतना ही ध्यान रखना, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, राम को 5,000 रुपये प्राप्त हुए, ठीक है? अच्छा, अब राम को क्या मिले, पैसे मिले, ठीक है ना? पाने वाला कौन है? आपका राम है। तो भैया मैं क्या करूँगा, डेबिट किसको कर दूंगा? राम को, ठीक है? और देने वाले ने क्या दिया है भैया? कैश दिया है, ठीक है? पाने वाला राम, देने वाला आपका जिसने क्या दिया है, कैश दिया है। अब मेरी बात ध्यान करो, इसको बुक्स में कैसे लिखते हैं? राम्स जो अकाउंट है इसके आगे तो लिख देते हैं DR, ठीक है? और नीचे लिख देते हैं टू कैश। क्या? टू कैश अकाउंट। और इसमें एंट्री हो जाएगी 5,000 और टू कैश में भी हो जाएगी 5,000 रुपये। क्लियर? तो मैंने क्या देखा इसमें कि पाने वाले को तो क्या करना है, डेबिट, और देने वाले को क्या करना है, क्रेडिट। तो भैया राम अकाउंट डेबिट, मतलब राम को 5,000 रुपये मिले, पाने वाला, और जिसने दिए हैं उसने क्या दिया है, कैश दिया है 5,000 रुपये कैश। राम को आपने क्या दिया, गाय दी, सपोज करो, पैसे नहीं दिए, गाय दी, तो यहाँ पे काऊ हो जाएगा। क्लियर? पर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो
बार्टर सिस्टम में अगर हम डबल एंट्री करेंगे तो गाय लिख देंगे, लेकिन हम बार्टर सिस्टम में नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ किस में कर रहे हैं, अभी वर्तमान में कर रहे हैं, तो कैश में कर रहे हैं, तो ये टू कैश आ जाएगा। क्लियर। राम को 5,000 रुपये प्राप्त हुए। अच्छा, इसी को मैं यूँ कर दूँ, भरत से 5,000 रुपये प्राप्त हुए। किससे प्राप्त हुए? भरत से। कितने प्राप्त हुए? 5,000 रुपये प्राप्त हुए। तो क्या पाया भैया हमने, और देने वाला कौन था? भरत। आप तो रटने के हिसाब से देख लो, देने वाला भरत है ना, तो आप क्या करोगे, नीचे लिख दो टू भरत, भरत अकाउंट। ठीक है, भरत अकाउंट्स का आगे क्या आ जाएगा? देने वाला है, तो देने वाले को हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट। कितने रुपए दिए साहब इसने? 5,000 रुपये दिए। ठीक है, और क्या दिया? 5,000 रुपये कैश दिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये। क्लियर? समझ गए? पाने वाले को तो क्या करो? डेबिट। देने वाले को क्या करो? क्रेडिट। मैं इसको बड़े शांति से आराम से इसीलिए समझा रहा हूँ कि ये सब कुछ चीज़ें आपके लिए नई हैं। हाँ, तो नए लोगों को भी उस हिसाब से समझ में आ जाए, थोड़ा सा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन एक बार में हमारे दिमाग में ठूस के भर जाए, जो सीधे कॉपी में जब लिखने जाए तो वहीं जाके लिख के आ जाए कि राम को इतने प्राप्त हुए, भरत ने इतने दिए। क्लियर? भरत से 5,000 रुपये प्राप्त हुए, तो क्या कर दिया? टू भरत। भरत कौन है? देने वाला। और क्या प्राप्त हुए? कैश प्राप्त हुए। जिस भी व्यवसाय को उसने दिया, अगर मुझे दिया तो मेरा नाम नहीं आएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, कैश अकाउंट 5,000 रुपये। इससे ज़्यादा मन में कोई भी क्वेरी से संबंधित लाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्यों? फिर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना ये, तो फिर तो भैया आप अपने बीकॉम जब करो तब कर लेना, एग्ज़ाम बात कर लेना, अधिकारी बन जाओ जब। क्लियर? अब आगे देख लो। अगला खाता हो गया हमारा रियल अकाउंट। वास्तविक खाता। रियल अकाउंट में भी क्या दिक्कत है? ये हमने क्या देखा था? संपत्तियों के बारे में देखा था। अगर आपके पास कोई संपत्ति आती है तो क्या कर दो? डेबिट। जाती है तो क्या कर दो? क्रेडिट। सिंपल सूत्र। कोई संपत्ति आ रही है तो क्या कर दो? डेबिट। कोई संपत्ति जा रही है तो क्या कर दो? क्रेडिट। कोई वस्तु व्यापार में आ रही है तो डेबिट। कोई वस्तु व्यापार से जारी है तो क्रेडिट कर दो। क्लियर? इतना ही ध्यान रखना है। आगे अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता मैंने क्या देखा था? आय और व्यय देखी थी। बड़ी सिंपल है, आय को क्या करें और व्यय को क्या करें। ठीक है, तो ये देखो साहब, आय और व्यय, देखो इसी से पकड़ के चलो। हमने क्या देखा? कुछ हमें मिल रहा था तो हम क्या कर रहे थे? डेबिट कर रहे थे। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपका हल्का सा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर आपकी जो आय है, ठीक है ना, जो भी आपकी आय हो रही है, इनकम हो रही है, वो तो हो जाएगी क्रेडिट, और आप जो भी व्यय कर रहे हो वो कहाँ पर आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। क्लियर? तो हमने क्या देखा? हमने देखा साहब, पर्सनल खातों में पाने वाले को तो आप करोगे डेबिट, देने वाले को आप करोगे क्रेडिट, वास्तविक खाते में कोई वस्तु आ रही है व्यापार में तो उसको करोगे डेबिट, और जा रही है कोई वस्तु तो उसको करोगे क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में लेकिन थोड़ा सा क्या चेंज हो गया? आय और व्यय। आय हो रही है तो हम क्या कर देंगे मेरे दोस्तों? आय और लाभ को तो कर देंगे क्रेडिट, और जितने भी खर्चे और हानि उनको कर देंगे डेबिट। अच्छा, इसमें भी कुछ बता दूं मैं आपको एक एग्जांपल देके। जैसे किराया चुकाया। कितना किराया चुकाया? 1,000 रुपये किराया चुकाया। क्या है साहब? हमारा एक खर्चा है ना, तो हमने क्या देखा था? व्यय और खर्चे हमारे क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग बताओ, लगाओ आप। आपने किराया चुकाया तो कैसे चुकाया? कैश दिया, या किराया आप लिखोगे कि साहब किराया दिया, कैसे लिखोगे? क्या दिमाग में आएगी?
कैश में दिया आपने, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका, खर्चे हमारे डेबिट करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या क्या खर्चा किया, रेंट, किराया, तो रेंट अकाउंट आपकी क्या होगी, डेबिट, ठीक है ना। और अगले वाले को क्या मिला, कैश मिला, मतलब पाने वाला, उसके लिए वो आय हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट। एक्चुअली मेरे दोस्तों क्या है, ये मैं आपको इसलिए सेफर साइड में बता रहा हूँ, कोई एंट्री वेंट्री पूछ लेना तो हम अटके नहीं, क्लियर। और इतना ही हमें याद करना है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमें आती हैं, क्लियर। ऐसी आपको 10-20 एंट्री दे दी, आप उसको बैठे बैठे करते रहो तो आपको चीज़ें आएंगी। लेकिन जितना मैंने बताया आप इतना ही ध्यान करना। इसमें हमने क्या देखा, जैसे किराया चुकाया, तो भैया किराया चुकाया, क्या खर्चा था हमारा, ये किराए से संबंधित खर्चा था। और मैंने क्या बोला, कोई भी आपका व्यय या खर्चा आप डेबिट करेंगे, कोई भी आपकी आय होगी उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखो, खर्चे को डेबिट कर दिया, और किस रूप में किया भैया, कैश रूप में किया। और किसी अगले को क्या मिला, कैश मिला, उसके लिए तो वो लाभ ही है, आय है। तो ये टू कैश हो गया। तो हमने 3 प्रकार के इसके डबल एंट्री सिस्टम की एंट्रीज हमने देखी, ठीक है। हमने कौन कौन सी देखी, सिद्धांत कहलाते हैं इसके एंट्री के। पहला पर्सनल, पाने वाला, डेबिट, देने वाला, क्रेडिट, रियल अकाउंट, अगर वस्तु व्यापार की आती है तो डेबिट, अगर वस्तु व्यापार की जाती है तो क्रेडिट। इसी तरीके से हमने नॉमिनल अकाउंट में क्या देखा, यदि हमारी आय हो रही है तो आपकी क्रेडिट, और आपकी व्यय हो रही है तो आपकी डेबिट, क्लियर। ये सब हमारा हो गया डबल एंट्री सिस्टम। इतना ही है आपका डबल एंट्री सिस्टम। चलिए, हमारे सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे अंकेशन, और अंकेशन का अर्थ देख लेंगे, इसके उद्देश्य देख लेंगे। और 3 अंकेशन हमारे दे रखे हैं, सामाजिक, निष्पत्ति और दक्षता। ये हम तीनों देख लेंगे। देखो, सरकारी अंकेशन की प्रारंभिक जानकारी में आप क्या करना, एक तो CAG को पढ़ लेना, पॉलिटी वाला, उसमें से 2 नंबर का आपके पास प्रश्न आ सकता है। और हम निष्पादन बजट और शून्य आधारित बजट भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो पहला देख लेते हैं अंकेशन, वही डेफिनेशन पे चलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अंकेशन मतलब तो ऑडिटिंग करना। ऑडिटिंग जहाँ पर भी आ जाएगा वहाँ आपके दिमाग में एक शब्द आना चाहिए, जांच। इसीलिए तो करते हैं कि साहब कंपनी में ऑडिटिंग आई है, क्या कर रही है, जांच आई है, ठीक है ना। और ये जांच भी कैसे होनी चाहिए, स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। कैसी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। क्या जांच ऐसी होनी चाहिए कि आपके खातों की जिसमें आप इन्फ्लुएंस हो, विकास जी जरा देख लेना, गड़बड़ी है उसको नज़रअंदाज कर देना, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जांच कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। अभी जब ऑडिटिंग हम कर रहे हैं, ये हम किसकी करेंगे, हमारे व्यवसाय की करेंगे, ठीक है। और व्यवसाय में किन की करेंगे, व्यवसाय के जो हमारे वित्तीय विवरण हैं हम उनकी जांच करेंगे। और वित्तीय विवरण में कौन कौन सी 3 चीज़ें आती हैं, एक P&L, एक बैलेंस शीट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। आप तो 2 ही याद कर लो, P&L और बैलेंस शीट। इन वित्तीय विवरणों की जांच करनी, स्वतंत्र जांच करना ही आपका क्या कहलाता है, अंकेशन कहलाता है, क्लियर। रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। डेफिनेशन बोल दूं, किसी व्यावसायिक संस्था के वित्तीय गतिविधि या वित्तीय विवरण करने के वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र जांच आपकी क्या कहलाती है, अंकेशन कहलाती है। पुनः बोल दूं, किसी भी व्यवसाय की वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र जांच, ठीक है, या वित्तीय गतिविधियों की स्वतंत्र जांच को ही अंकेशन कहा जाता है, क्लियर। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हो, एक लाइन और जोड़ देना कि बेसिकली हम अंकेशन कर क्यों रहे हैं, हाँ, ये सारे काम हम कर क्यों रहे हैं। डेफिनेशन में ये लाइन एक और जोड़ देना, उसमें क्या जोड़ देगा, ये जो है वित्तीय विवरण मतलब कि
आपके जो भी वित्तीय गतिविधि हैं, इनकी सत्यता पता करने के लिए, इसलिए तो जांच होती है। ठीक है, तो ये लास्ट में और आप ऐड कर सकते हो, तो हमारी डेफिनेशन पूर्ण हो जाएगी। दोबारा बोले डेफिनेशन, किसी भी व्यवसाय की या किसी भी व्यापारिक संस्था की वित्तीय गतिविधि या वित्तीय विवरण, ठीक है, कि स्वतंत्र जांच को वित्तीय जानकारी की सत्यता प्रकट करने के लिए या वित्तीय गतिविधि की सत्यता प्रकट करने के लिए किए जाने वाली प्रक्रिया अंकेक्षण कहलाती है। क्लियर? कोई संकट? दोबारा बोल लें, ठीक है। व्यवसाय हो, चाहे संगठन हो, चाहे आप इसकी जगह कोई व्यापारिक हो, लेन देन हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा ठीक क्या रहेगा, व्यवसाय या संगठन। आप तो व्यवसाय लिखना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, और या तो आप क्या करो, सेफर साइड में चले जाओ, सेफर साइड में आप चले जाओ, व्यापारिक संस्था कर दो इसको। क्या? व्यापारिक संस्था कर दो। चलो एक बार और बोल लो भैया डेफिनेशन। अंकेक्षण की डेफिनेशन क्या हुई? किसी व्यापारिक संस्था की वित्तीय विवरण या वित्तीय गतिविधियों की स्वतंत्र जांच जो वित्तीय गतिविधि या वित्तीय गतिविधि की सत्यता प्रकट करे, अंकेक्षण कहलाता है। क्लियर? क्लियर है साहब? किसी भी व्यापारिक संस्था या व्यवसाय के वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र जांच जो वित्तीय गतिविधियों की, जो उस व्यवसाय की वित्तीय गतिविधियों की सत्यता प्रकट करे, अंकेक्षण कहलाता है। क्लियर? सारे कीवर्ड आ गए। वो एग्जाम में कोई डेफिनेशन नहीं पड़ेगा, वो तो देखेगा कि भैया वित्तीय विवरण लिखा है क्या, स्वतंत्र जांच लिखा है क्या, वित्तीय गतिविधियों की सत्यता लिखा है क्या, बस इनको देखेगा और आगे बढ़ जाएगा। बीच में आपने चाहे कोई भी राम कहानी लिख दी हो। ये हो गया साहब आपका अंकेक्षण। अब इसके आप देख लीजिए उद्देश्य। अंकेक्षण हम करते क्यों हैं? देखो बेसिकली इसके, हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दो उद्देश्य बता रखे हैं। एक बता रखा है प्राथमिक उद्देश्य, और एक हमारा बता रखा है द्वितीयक उद्देश्य। इसी प्रकार से आपको याद भी करना है। प्राथमिक उद्देश्य क्या हो गया? अभी हमने डेफिनेशन देखी है भैया। प्राथमिक उद्देश्य तो यही है हमारा, क्या कि हमारे जो वित्तीय विवरण है उसकी हमें सत्यता मालूम पड़ सके। सत्यता कैसे? कि लाभ हानि खाते, चिट्ठे, इनमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। यही हमारी बेसिकली क्या है, प्राथमिक उद्देश्य है। रटने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ में इसलिए नहीं लिख रहा कि तुम्हारे दिमाग में चीज़ रह जाए। क्लियर? सुन लो, घूमते फिरते फट देने से इसको फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। प्राथमिक उद्देश्य क्या हो गया भैया? कि जो हमारे वित्तीय विवरण हैं उनकी जांच करना, व्यवसाय के लाभ हानि खाते और उनकी सही होने या चिट्ठे द्वारा प्रदर्शित आर्थिक स्थिति की सही व उचित होने के संबंध में क्या करेगा, ये राय प्रकट करेगा। और अंकेक्षण करता कौन है? अंकेक्षक करता है। ऑडिटर आता है, वो करता है। ठीक है, ऑडिटर करता है। प्राथमिक उद्देश्य क्या हो गए? हमारा जो वित्तीय विवरण है, हमारे जो वित्तीय विवरण है, वित्तीय विवरण, और वित्तीय विवरण में हमने क्या देखे थे? एक तो P&L देखा था, एक बैलेंस शीट देखा था, चिट्ठा, लाभ हानि खाता। लाभ हानि खातों से हम क्या देख सके भैया, हमारी लाभ और हानि कितनी, मतलब आय और व्यय के माध्यम से लाभ हानि कितनी है। बैलेंस शीट से हम देख सकते हैं हमारे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति कैसी है। ये दो काम चेक करने के लिए ऑडिटिंग करते हैं। दोबारा बोल दूं, प्राथमिक उद्देश्य क्या हो गए? हमारे व्यवसाय के वित्तीय विवरणों की जांच करके व्यवसाय के लाभ हानि खातों द्वारा प्रदर्शित लाभ हानि के सही होने तथा चिट्ठे द्वारा प्रदर्शित आर्थिक स्थिति के सही व उचित होने की क्या है दोस्तों, ये स्वतंत्र जांच है। पुनः एक बार बोल दूं, हमारे प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हमारे व्यवसाय के या किसी भी व्यवसाय के वित्तीय विवरणों की जांच करके व्यवसाय के लाभ हानि खातों से व्यवसाय के लाभ हानि और उसके चिट्ठों के माध्यम से उसकी वित्तीय स्थिति, क्या वित्तीय स्थिति के सही या वित्तीय स्थिति के सही व उचित होने के बारे में स्वतंत्र जांच ही आपके इसके ऑडिटिंग की प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। क्लियर?
द्वितीयक उद्देश्य क्या हो गए, ये तो हो गया हमारा प्राइमरी फोकस कि भैया ये हमारा प्राइमरी फोकस है। इसके बाद हम ऑडिटिंग जो करते हैं उसके द्वितीयक उद्देश्य में आता है, जैसे क्या था, जब हमारे टाटा में मैं जॉब करता था तो मेरे पास जोधपुर और ये बीकानेर वाला गंगानगर वाला रीजन था, तो वहाँ पर हमारे डोकोमो के स्टोर्स थे। उस स्टोर्स में हर महीने की लास्ट तारीख को ऑडिटर आता था, थर्ड पार्टी ऑडिटर आता था। वो स्टोर के एक एक पिन तक को नोट करता था कि लास्ट टाइम पे मैं ऑडिटिंग करने आया वो इतनी थी। सपोज करो मेरे पास 15 फ़ोन पड़े हैं, ठीक है। अब लास्ट के 31 तारीख को देखेगा 5 फ़ोन आपके सेल हो गए तो आपके स्टॉक में कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। अगर एक भी कम है या उसकी सील टूटी हुई है तो क्या मालूम पड़ जाएगा, साहब छेड़खानी हुई, ऑडिटिंग में आ जाएगा, स्वतंत्र जांच में आ जाएगा, करेगा तो द्वितीयक उद्देश्य में हमने सबसे पहली चीज़ क्या देखी कि किसी भी प्रकार की अशुद्धियों को रोकना, गड़बड़ी को रोकना, ठीक है ना, इसलिए करना। दूसरा, कोई गबन हो रहा हो, गबन मतलब कि एक फ़ोन का डब्बा कम हो गया तो उस गबन को क्या करना, जांच करना, ठीक है। तीसरा, द्वितीयक उद्देश्य में आपका जो स्वामी है उसको उचित परामर्श मतलब कि राय देना, ठीक है। ये इसके द्वितीयक उद्देश्य हैं, 3 ही याद कर लेना, अशुद्धियों को रोकना, गबन को भैया गबन को रोकना, ठीक है, स्वामी को उचित परामर्श देना, क्लियर, या सलाह देना। तो ये इसके 2 उद्देश्य हो गए। दो ऑडिट और हैं, उनको और देख लो। हमारे सिलेबस में दे रखा है 3, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और सोशल ऑडिट। पहले हम देख लेते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस हो गया प्रदर्शन, प्रदर्शन अंकेशन। मैंने आरएस का एग्ज़ाम दिया और मेरा प्रदर्शन ज़बरदस्त रहा। अभी आप कैसे निकालोगे ज़बरदस्त रहा, या तो जो मानक हैं, मानक कैसे, प्री है तो आपके कट ऑफ मार्क्स हैं, मेंस है तो हमारी रैंक है, अगर अच्छी रैंक आई है तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, यदि कट ऑफ से हमारे बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं तो भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ये जांच क्या करना होता है, प्रदर्शन अंकेशन ही होता है। अच्छा, ये कट ऑफ और रैंक क्या है, मानक हैं। तो किसी भी व्यवसाय में जो मानक हैं उन मानकों के अनुसार आपके प्रदर्शन का सत्यापन करना ही क्या कहलाता है, प्रदर्शन अंकेशन कहलाता है। और कहीं दिमाग मत लगाना, यही इसकी बेस्ट डेफिनेशन है। और ये जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, ये डेफिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करके बुक आती है स्टीफन पी रॉबिन्स की, वो बेस्ट बुक मानी जाती है एमबीए में। तो इतनी ही डेफिनेशन है। एग्जाम्पल में आप चाहे लिखना चाहो तो लिख सकते हो समझाने के लिए एग्जामिनर को। तो मैंने क्या बोला कि भैया प्रदर्शन अंकेशन से क्या तात्पर्य है, इस अंकेशन में ये देखा जाता है कि आपका जो प्राप्त परिणाम है, जो प्रदर्शन है, वो मानकों के अनुरूप है या नहीं है, ये इसमें देखा जाता है। एक चीज़ इसमें और जोड़ देना, बेसिकली इसमें एक चीज़ और देखी जाती है हमारे व्यवसाय में, इसमें भौतिक क्या फिजिकल एस्पेक्ट्स को भी देखा जाता है। क्या फिजिकल एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। भौतिक से मेरा क्या तात्पर्य हो गया, जैसे कि सपोज करो मेरी एक फैक्ट्री है, वो टीवी बनाती है, ठीक है। तो मानक है कि 1 घंटे में मेरा एक कर्मचारी 10 टीवी बना लेता है या 10 मोबाइल बना लेता है। लेकिन वो अगर 5 ही बनाना है तो 5 ही बना रहा है तो परफॉर्मेंस कैसी होगी, लो। और अगर 10 बना रहा है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारा टारगेट ही मानक ही हमने 10 था। और 10 से ज़्यादा बना रहा है तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होगी, मानक से अधिक बना रहा है। तो ये जांच करना ही आपका क्या कहलाता है, प्रदर्शन अंकेशन कहलाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, भौतिक लक्ष्य, भौतिक जो आपके ये फिजिकल लक्ष्य हैं, भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि, भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि की जांच करना, ये आपका क्या कहलाता है, प्रदर्शन अंकेशन कहलाता है। इतना ही है, इनकी डेफिनेशन याद कर लो, 2-2 नंबर में डेफिनेशन आएगी, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा, क्लियर। नेक्स्ट इसमें कौन सा है, एफिशिएंसी। देखो ये तो था परफॉर्मेंस, ठीक है। और एफिशिएंसी क्या हो गई, जैसे कि साहब मेरे को कोई काम दिया, ठीक है,
मैं बहुत अच्छे से क्या बनाता हूँ, टीवी बनाता हूँ या मोबाइल बनाता हूँ, ठीक है, हैंडमेड असेंबल करता हूँ और बहुत बढ़िया से करता हूँ। बोलो साहब, बड़ा एफिशिएंट कर्मचारी है हमारा, इतना शानदार मोबाइल असेंबल करता है कि कोई समस्या ही नहीं आती, या मोबाइल ठीक करता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जहाँ मेरा एक कोई साथ में साथी है, वो 1 घंटे में 3 मोबाइल ठीक कर देता है, मैं एक ही करता हूँ। एफिशिएंट तो हूँ मैं, लेकिन क्या हूँ मैं, मेरी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है। तो दोनों माध्यमों में देखे जाता है, ऑडिट किया जाता है कि भैया एक तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, एक आपकी एफिशिएंसी कैसी है। मतलब कि सपोज करो मेरी कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री में हम क्या बनाते हैं, सपोज करो मेरा मैं समोसे बनाता हूँ, ठीक है। एक तो हो गया समोसे जो उसको बांधते हैं अपन मैदा में, तो 10 में से 10 एक तो बांध दिए, ठीक है, एक 10 में से 4 खराब कर दिए, मतलब ढंग से उसको बाइंड नहीं किया मैंने। क्लियर। तो क्या है, मेरी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। क्या परफॉर्मेंस तो है कि 10 तो वो बांधे, 10 ये भी बांध दिए, ठीक है, लेकिन 10 में से 4 समोसे अच्छे से नहीं बांधे, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, एफिशिएंसी कहलाएगी कि मैं इतना एफिशिएंट नहीं हूँ काम करने में। तो ये एफिशिएंसी भी देखी जाती है। एफिशिएंसी में अवधि कई बार मायने नहीं रखती है, बड़ा एफिशिएंट आदमी है साहब, आप इसको दो लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए इतना शानदार बना के देगा, खाती है आपके घर में, लेकिन दिक्कत क्या है साहब, 1 महीना ले लेगा। एफिशिएंट तो बहुत है, लेकिन अवधि बहुत ले लेता है। परफॉर्मेंस वाइज अवधि से जब तुलना करोगे तो एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस में यही एक डिफ्रेंशिएट करने का मेन आधार रहता है। क्लियर। तो एक बार हम एफिशिएंसी ऑडिट भी देख लेते हैं। एफिशिएंसी ऑडिट, कार्य कुशलता। देख लो इसमें आ रहा है ना, कार्य और कितनी कुशलता से कर रहा हूं, कार्य कुशलता अंकेशन। ये क्या बोलता है सब, कार्य कुशलता अंकेशन। जितने भी आपको संसाधन दिए ना दोस्तों, जितने भी आपको संसाधन दिए, इन संसाधनों का कितना एफिशिएंट, कितने कार्यकुशल तरीके से मैं इसका यूज में लेता हूँ, ये मेरा क्या कहलाता है, एफिशिएंसी ऑडिट कहलाता है। अभी बना लेते हैं, रुको इसकी डेफिनेशन में। कुशलतम उपयोग, और संसाधन भी क्या, उपलब्ध संसाधन। जैसे कि सपोज करो टेलर है, एक टेलर तो बोलता है कि साहब आपकी शर्ट सिलेगी 3 मीटर में, एक बोलता है कि आप तो 2.5 मीटर ले आओ, मैं 2.5 मीटर में ऐसी शर्ट सिल दूंगा। तो क्या ये और ये, इसमें अगर एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, ये टेलर साहब एफिशिएंट है। क्लियर। मतलब कि जो भी आपके पास संसाधन है, आपके जो कर्मचारी हैं उनके पास जो उपलब्ध संसाधन हैं, उन उपलब्ध संसाधनों का कितना उस कर्मचारी ने कुशलतम उपयोग किया है, इसी की स्वतंत्र जांच ही आपकी क्या कहलाती है, एफिशिएंसी ऑडिट कहलाती है। मतलब उपलब्ध संसाधनों के कुशलतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु कर्मचारियों की कुशलता की स्वतंत्र जांच ही आपकी क्या कहलाती है, एफिशिएंसी ऑडिट कहलाती है। क्लियर। ठीक है, दोबारा रटा दूं आपको, ये देख लो भाई। देखो क्या है, जब बोर्ड तुम्हारे हवाले कर देता हूँ ना, तो सारा ध्यान यहाँ रखा करो। बोर्ड में मैं कई बार ऐसे रहता हूँ ना, तो क्या होता है, आपका ध्यान भंग हो जाता है। तो इसलिए जब मैं साइड में हो जाऊँ तो सारा ध्यान यहाँ रखना, जब मैं आपको डेफिनेशन रिसाइट कराऊँ। ठीक है। तो भैया एफिशिएंसी ऑडिट क्या हो गई, एफिशिएंसी ऑडिट हो गई उपलब्ध संसाधनों के कुशलतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु कर्मचारियों की कुशलता की स्वतंत्र जांच ही आपकी क्या कहलाती है, एफिशिएंसी ऑडिट या कार्य कुशलता अंकेशन कहलाती है। क्लियर। इतना ही हमें याद करना है। बोलो साहब इतना ही आएगा, क्या इतना ही आएगा, बाकी फिर डेफिनेशन दे देना, टेलर की दे देना चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे फालतू बकवास लिखने से। अब हम देख लेते हैं सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट 5 नंबर का प्रश्न आने की संभावना रहती है, उसको और देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट। हमारे यहाँ पे सोशल लेखांकन भी, उसको भी अभी हाथों हाथ देख लेंगे।
सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट क्या होता है ये देखें। शब्दों को तोड़ें। सामाजिक अंकेक्षण मतलब समाज से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समाज से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप के ऑडिट कर रहे हैं। और समाज से संबंधित है, व्यक्तिगत नहीं है, समाज से संबंधित है। समाज से संबंधित कोई भी कार्यक्रम है, कोई भी क्रिया है। कार्यक्रम कौन सा होता है समाज से संबंधित। सपोज करो हमने गांव में कोई मेला लगाया, ठीक है, गांव की पंचायत ने कोई मेला लगाया, या गांव की पंचायत ने पशु विक्रय के लिए एक पशु मेला लगाया, तो ये कैसा कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है। या जो गांव में जो अच्छे होनहार विद्यार्थी हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए पंचायत ने, सरपंच ने कोई आयोजन किया। इस प्रकार का कोई भी समाज से रिलेटेड कार्यक्रम, या आपके गांव में, शहर में नाली बनी, रोड बनी, समाज से संबंधित कोई भी कार्यक्रम या क्रिया, या इसको आप बोल सकते हैं कोई भी कार्यक्रम या क्रिया जिसका प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समाज से संबंध होता है, ठीक है ना, समाज से संबंध होता है, तो ये आपके कौन से हो गए, सामाजिक कार्य हो गए। अच्छा, अब इनका अंकेक्षण कौन करेगा, ठीक है ना। ये जो काम हुए इनका सामाजिक निष्पादन का मूल्यांकन, क्या, सामाजिक निष्पादन का मूल्यांकन कि ये जो भैया सामाजिक कार्य हुआ है इसका बेसिकली क्या रिजल्ट निकला। जैसे सपोज करो कि उससे मतलब लाभान्वित कितने हुए। सपोज को मैंने मेरे गांव में एक नाली बनवाई, ठीक है ना, और ये नाली बनवाई और 10 साल तक ये नाली रही, मतलब कि खूब बढ़िया मजबूत नाली बनवाई। तो इसका भैया क्या है, समाज में सबने लाभ लिया, इसका लाभ रहा, जितना पैसा लगाया उतना समाज को इसका लाभ भी मिला, क्या लाभ भी मिला, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि ये जो सामाजिक कार्यक्रम था इसका निष्पादन, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, ठीक है ना, उसका मूल्यांकन करेंगे हम, ठीक है। अब इसका हमने मूल्यांकन किया तो मूल्यांकन करेगा कौन, सामाजिक कार्यक्रम है इसलिए कोई व्यक्ति का आदमी नहीं करता है, समाज के ही प्रतिनिधि हम चुनते हैं, उनके माध्यम से इसका मूल्यांकन किया जाता है, मतलब अंकेक्षण किया जाता है। और यही अंकेक्षण आपका क्या कहलाता है, सामाजिक अंकेक्षण कहलाता है। क्लियर। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। नरेगा, ये सब महात्मा गांधी जी की नरेगा योजना, गड्ढा खोदो, ये जो नरेगा योजना है इसमें तो एक क्लॉज दे रखा है कि आपको जो भी मनरेगा के अंतर्गत कार्यक्रम है उनका सामाजिक अंकेक्षण करवाना ही करवाना है, ठीक है। तो भैया क्या हो गया, सामाजिक अंकेक्षण क्या है, कोई भी कार्यक्रम या क्रिया जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज से संबंधित है उनका सामाजिक निष्पादन के मूल्यांकन हेतु समाज के प्रतिनिधियों द्वारा अंकेक्षण करवाना या समाज के प्रतिनिधियों द्वारा स्वतंत्र जांच करवाना ही सामाजिक अंकेक्षण कहलाता है। ऐसा कोई भी कार्यक्रम या क्रिया जो समाज से संबंधित हो और उनका सामाजिक निष्पादन के मूल्यांकन हेतु समाज के ही प्रतिनिधियों द्वारा स्वतंत्र जांच करवाना आपका सामाजिक अंकेक्षण कहलाता है। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। और ये जांच क्या करता है, ये जांच ये करता है कि भैया ये जो कार्यक्रम हुआ, ये क्रिया हुई, इसका लाभान्वित वर्ग कितना है, ठीक है। सपोज करो आपने कोई ऐसी योजना चला दी या आपने नाली बना दी और ऐसी जगह बना दी जिसका कोई यूज़ ही नहीं था, लाभान्वित वर्ग को लाभ ही नहीं मिल रहा, तो ये कैसा कार्य कहलाएगा, आपका नॉन परफॉर्मेंस आपका काम कहलाएगा। मतलब कि भैया आपके जो गांव की पंचायत ने कार्य किया है इसका कोई निष्पादन मूल्यांकन शून्य है। तो ये क्या है, ये कौन देखता है, समाज के प्रतिनिधि वाले देखते हैं। अगर इंजीनियर साहब देखें तो वो तो बढ़िया बता देंगे कि इंजीनियर साहब और सरपंच साहब ने तो मिल के बनाया है। और मेरा प्रयास तो ये रहता है कि मैं आपको पॉजिटिव बात बताऊं कि उन दोनों ने मिलके, इंजीनियर ने और सरपंच ने मिलके गांव में बहुत अच्छी जगह जहाँ सभी समाज को लाभ मिले, जहाँ पर पानी भरता था वहाँ पर नाली बनाई है। क्लियर, अच्छा ही सोचना चाहिए हमें। तभी मैंने नाली 10 साल तक चलाई है, 1 साल में नहीं तोड़ी। नेगेटिव निकलता ही नहीं है, सोचो तो बढ़िया ही सोचे ना, ठीक है। तो आप भी क्या करना, जब सोचो कि RS का मेरी रैंक इतनी आएगी इतनी आएगी, तो यूँ मत सोचना कि 100 के अंदर आ जाए 50, सीधे एक ही सोचो। सोचने में तो पैसा लग रहा है क्या, तो सोचो तो जोरदार ही सोचो, क्या सीधे टॉप को सोचो। जब पैसे नहीं लग रहे तो उसमें भी कंजूसी करना। RS में मेरी रैंक कौन सी आएगी, फर्स्ट रैंक आएगी, सिंपल सी बात है। जब देनी है धमेड़े तो जोरदार ही दो ना, सोचने में भी कंजूसी।
और वैसे भी हम सोचेंगे तो अच्छा ही सोचेंगे। क्लियर? तो ये क्या है आपका सामाजिक अंकेक्षण है। और इसमें हम किन पहलुओं पे जांच करते हैं, हम ये देखते हैं कि यह योजना से लाभान्वित वर्ग है उसकी क्या स्थिति रही है और गैर लाभान्वित वर्ग कौन रह गया, ये भी इसके अंतर्गत हम देखते हैं। क्लियर? ये आपका क्या है दोस्तों, सामाजिक अंकेक्षण है। और सामाजिक अंकेक्षण के कुछ मीडियम होते हैं, जैसे माध्यम होते हैं, या यूँ कह लीजिए कुछ टूल्स होते हैं, जैसे RTI है, सिटीजन चार्टर है, और सरकारी वेबसाइटों पर भी बेसिकली मेंशंस होते हैं कि ये कार्य हैं। तो इन माध्यमों से आप क्या कर सकते हो, सोशल ऑडिट कर सकते हो। कैसे? जैसे सपोज करो मैंने मतलब मेरी कोई सोशल वेलफेयर की अपनी मिनिस्ट्री है, उस पर मैंने साइट पर डाल दी कि हमने गत वर्ष में इतने बच्चों को या इतने असहाय या निर्धन युवाओं को रोजगार प्रोवाइड कराया, इतने का हमने कौशल में प्रशिक्षण दिया, या इतने अनाथ बच्चों को हमने पढ़ा लिखा के इतना सक्षम बना दिया। तो उसमें फिगर दूंगा कि वर्ष 20-21 में 1000 बालकों को पढ़ा लिखा के भैया अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, या स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम से खड़ा कर दिया। ये जो भी डेटाज मैं दे रहा हूँ ये क्या है, ये मुझे सामाजिक अंकेक्षण करने पर लाभ देंगे। उस योजना का अंकेक्षण हम जब समाज के प्रतिनिधि करेंगे तो उनको लाभ होगा किसके माध्यम से, उन डेटास के माध्यम से। अगर आपसे पूछ लिया जाए सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम, सामाजिक अंकेक्षण करने के माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप बता देना। RTI हो गया, सिटीजन चार्टर हो गया, संबंधित विभाग की वेबसाइट्स हो गई, इनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, सामाजिक अंकेक्षण कर सकते हो। क्लियर? और मनरेगा तो लिख ही देना, एग्जाम्पल में हमें वो लिखना ही लिखना है। सोशल ऑडिट आपने देख लिया, सामाजिक लेखांकन भी आता हो समझते चलें। सामाजिक लेखांकन क्या हो गया, देखो जो हम सामाजिक अंकेक्षण देख रहे थे, अब आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। ये सामाजिक लेखांकन व्यवसायियों के ऊपर ध्यान देके बनाया गया कॉन्सेप्ट है। क्लियर? क्या है दोस्तों, इसको भी समझ लो एक बार। कोई भी व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं, उनके दोस्तों को समाज के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है? इन उत्तरदायित्व को कैसे निर्वहन करते हैं, वो समाज के कल्याण करने पर निर्वहन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पहले बड़े बड़े घराने थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, खूब प्याऊ लगवाते थे, पेड़ लगवाते थे, टाटा बिरला और हमारे डालमिया या सुरानाज। पुराने आप देखेंगे शेखावटी में, पूरे राजस्थान में आप कहीं पर भी जाएं, पुराने जो सेठ साहूकार हुआ करते थे, बावड़ियाँ बनवाते थे, कुएँ बनवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, खूब ऐसे सेवा के कार्य भी किया करते थे। क्लियर? तो वो जो अपने सामाजिक उत्तरदायित्व उनका क्या कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, सामाजिक कल्याण में निवेश करके। निवेश कैसा है, गैर मतलब लाभ की आशा से नहीं कर रहे हैं। ठीक है? इस गैर निवेश जो कर रहे हैं, इससे होने वाली प्राप्त आय, देखो ये क्या मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। प्राप्त आय से मेरा क्या तात्पर्य है, गुडविल। जैसे सपोज करें मैंने क्या किया, मेरा बढ़िया काम धंधा चल रहा है, समोसे की दुकान अपनी बढ़िया चल रही है, तो मैंने क्या किया, कच्ची बस्ती में गया और वहाँ गरीब बच्चों के लिए मैंने एक छोटा सा संस्कार केंद्र खोल दिया कि वहाँ पर बच्चे सुबह 2 घंटे शाम को पढ़ेंगे, और जैसे हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप उनको संस्कार भी जाएँ, उस अनुसार मैंने कुछ निवेश कर दिया। तो वहाँ के जितने भी रहवासियों को क्या लगेगा, विकास जी जो हैं, जिनकी भैया हलवाई की दुकान है, इतने बढ़िया आदमी है, ये निवेश भी करते हैं, इट मीन्स ये अच्छे व्यक्ति हैं। तो उसका क्या लाभ मिलेगा, मुझे मेरे व्यवसाय में लाभ मिलता है, गुडविल। क्लियर? तो प्राप्त आय का लेखा जोखा रखना। जैसे कि CSR, क्या CSR, देखो इनका भी क्या बेसिकली अकाउंट मेंटेन होता है। जैसे सपोज करो 3 करोड़ रुपए मैंने CSR में खर्च किए, तो देखा जाता है कि व्यवसाय में क्या इससे कुछ बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई, ये बेसिकली ये भी अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है ना? अकाउंटिंग में तो केवल क्या हो जाएगा, सामाजिक लेखांकन में कि मैंने कितना खर्चा किया है। ठीक है? और 2 चीज़ विवरण बनाएंगे, P&L और बैलेंस शीट, ये इसमें भी बनती है। ठीक है? और ये जो P&L बनती है गुडविल बेसिस के अकॉर्डिंग बनती है। और बैलेंस शीट में तो हम देखते हैं भैया कि हमने कितनी जो सामाजिक लेखांकन के अंतर्गत व्यय किया, हमने जैसे इतने पाठशालाएं बनवा दी, इतनी धर्मशालाएं बना दी, तो हमारी बैलेंस शीट में आती है कि ये तो हमारी संपत्ति हैं। ठीक है? और इनके प्रति हमारे ये दायित्व हैं। जैसे कि वहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरी वगैरह भी तो जाती है, ये बेसिकली उसकी लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगी। किसकी?
उस कंपनी की, उस व्यावसायिक संस्था की। तो ये आपका क्या कहलाता है, सामाजिक लेखांकन कहलाता है। क्लियर। सामाजिक लेखांकन के अंतर्गत वह व्यावसायिक संस्थाएं जो अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने हेतु गैर निवेश पर जो प्राप्त आय का लेखा जोखा करते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, सामाजिक लेखांकन कहलाती है। क्लियर। CSR इसका एग्जाम्पल है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने देखो बेसिकली आज जो छोटे छोटे ये टॉपिक्स थे, इनकी संभावना आने की 2 और 5 मार्क्स की है। 5 मार्क्स में आप आराम से अगर किसी भी डेफिनेशन को खोल के लिख के आएंगे या एक एग्जाम्पल लिख के आएंगे तो औरों से आपका उत्तर बड़ा अच्छा और स्तरीय हो जाएगा। ठीक है। तो हमने आज बेसिकली क्या क्या देख लिया। हमने दोस्तों दोहरा लेखा प्रणाली का सामान्य ज्ञान, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में ज्ञान हासिल कर लिया था। हमने सामाजिक अंकेक्षण और सामाजिक लेखांकन देख ही लिया। हमने निष्पत्ति और दक्षता अंकेक्षण यह भी साथ साथ देख ही दिया। और आज ही हम क्या कर लेंगे, आपका परफॉर्मेंस बजट और ZBB जीरो बेस बजट कर लेंगे, तो हमारा ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। क्लियर। और कोई भी मन में आपकी शंका हो तो कमेंट डाल देना, उस पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। इसको करते रहना भैया, तो लाभ है समय देने का, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। क्लियर। चलिए। हाँ, और पब्लिक एड कल से चालू हो जाएगा धुआंधार, पब्लिक एड भी अच्छे से निपटा लेंगे। चलिए साहब, धन्यवाद।